अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और वो टॉपिक है एंटी डायबिटिक ड्रग्स इन टाइप 2 डायबिटीज़। बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में आपने ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करनी है, दवाइयों से स्टार्ट लेना है, इंसुलिन से स्टार्ट लेना है, और HbA1c कितना हो तो कौन सी दवाई देनी है, या कितने HbA1c पे आपने इंसुलिन स्टार्ट करना है। सो आज हम इस वीडियो में इन बुनियादी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो आपके पास प्रेजेंट करता है उसका बेसलाइन HbA1c बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उसका बेसलाइन HbA1c लेस देन 7.5 है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है डायबिटीज़ के, मतलब पेशाब का बार बार आना, हाथ पाँव सुन्न होना, भूख प्यास ज़्यादा लगना, अगर ये अलामात बहुत ज़्यादा नहीं है किसी पेशेंट को और वो मोटिवेटेड भी है लाइफस्टाइल और डाइटरी प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करने के लिए, तो आप उस पेशेंट को 3 to 6 मंथ्स का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का ट्रायल दे सकते हैं विदाउट इनिशिएटिंग एनी ड्रग्स। लेकिन अगर आपके पेशेंट का बेसलाइन HbA1c 7.5 से ऊपर है और पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो आपने स्ट्रेट अवे उस पेशेंट को एंटी डायबिटिक ड्रग्स पे आपने स्टार्ट कर लेना है। सो बेसलाइन HbA1c की बेस पे आपने ये डिसीजन लेना है सिम्टम्स को साथ मिला के कि आपने उस पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है या नहीं। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा ड्रग आपने सबसे पहले देना है। सो कोई भी ड्रग सिलेक्शन करने के लिए आपने कुछ बुनियादी पैरामीटर्स देखने हैं और वो पैरामीटर्स हैं कॉस्ट, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ए ड्रग। सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है वो है कॉस्ट, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में किसी भी दवाई की कीमत का मुनासिब होना या कम होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ ग्लाइसीमिक एफिकेसी ऑफ ए ड्रग, कि वो ड्रग इफ़ेक्टिव भी हो, एक तो कीमत कम हो, दूसरा वो ड्रग इफ़ेक्टिव हो। तीसरी जो बुनियादी चीज़ है दैट इज़ टॉलरेबिलिटी, कि मरीज़ उस ड्रग को टॉलरेट भी कर सकें। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट जो प्रोफाइल है वो कम हो, का साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, बहुत ज़्यादा मरीज़ को मसले ना हो। शुगर को कम करने वाला जो रिस्क है दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क, वो भी उस दवाई के साथ कम से कम तर हो तो हम उस दवाई को प्रेफर करते हैं। और एक लेटली जो चीज़ इन्होंने इंक्लूड की है वो ये वेट इम्पैक्ट, कि किसी पेशेंट का वेट अगर ज़्यादा है तो लाजमी बात है आपने वो ड्रग देना है जो वेट को कम करे या एटलीस्ट वेट न्यूट्रल हो। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट। कोई भी ड्रग आपने अगर प्रेफर करना है तो इन पॉइंट्स की बेस पे आपने डिसाइड करना है। अब इन पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो मेटफॉर्मिन जो है वो इन सारे पैरामीटर्स को कम व बेश पूरा करता है। सो इसीलिए मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ चॉइस है टिल नाउ। जितने भी गाइडलाइंस हैं, मेजॉरिटी जो गाइडलाइंस है वो इस बात पे मुतफ़िक हैं कि मेटफॉर्मिन को एज़ फर्स्ट ऑप्शन लिया जाना चाहिए। कुछ बुनियादी खूबियाँ हैं मेटफॉर्मिन में, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, कम कीमत के साथ हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बहुत कम है, मॉडेस्ट वेट लॉस, कुछ ना कुछ वज़न भी 2 to 3 kg आलमोस्ट ये वज़न भी कम कर लेता है। टॉलरेबिलिटी भी कोई बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, टॉलरेबल ड्रग है। बहुत से लोग GI साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आपके पास लैंड करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये टॉलरेबिलिटी का इशू भी इनके साथ नहीं होता और चीपर ड्रग है। सो मेटफॉर्मिन रिमेन्स द ड्रग ऑफ चॉइस। आपने किसी भी पेशेंट को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी वेट आपने पेशेंट को स्टार्ट कर लेना है। एक इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है मेटफॉर्मिन का जो बहुत सारे ट्रायल्स में मंजरान पे आ चुका है दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट। सो ये एक इजाफी खूबी है मेटफॉर्मिन के साथ। सो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा ड्रग होना चाहिए। अब आपने कैसे स्टार्ट करना है, मील के साथ आपने मेटफॉर्मिन इनिशिएट करना है। ब्रेकफास्ट के दरमियान भी आप ले सकते हैं, दोपहर के खाने के दरमियान भी आप ले सकते हैं, शाम के खाने के दरमियान भी आप ले सकते हैं और खाने के बाद भी आप ले सकते हैं। सो 500 mg से आपने स्टार्ट करना है और स्लोली ग्रेजुअली आपने डोज को बढ़ाते जाना है।
2000 मिलीग्राम इसकी मैक्सिमम डोज है, मींस 2000 मिलीग्राम से आगे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है मेटफॉर्मिन का। उसके बाद अगर आपका HbA1c विद इन टारगेट लिमिट्स नहीं है तो आपने दूसरा ड्रग इनिशिएट करना है। साइड इफ़ेक्ट्स, GI साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायरिया के साथ, कंस्टिपेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, सो उन केसेस में आपने पेशेंट को सजेस्ट करने है आपने दवाई खाने के दरमियान लेनी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एक्सटेंडेड रिलीज़ फार्मूलेशन मेटफॉर्मिन की, वो भी आजकल अवेलेबल है। जो जिन पेशेंट्स को GI साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे आपने एक्सटेंडेड रिलीज़ फार्मूलेशन सजेस्ट करनी है, जो ग्लूकोफेज XR के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। साइड इफ़ेक्ट्स और क्या है? B12 डिफिशिएंसी, 20 से 25% मरीज़ों को विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो जाती है। जिन पेशेंट्स को पहले से जिगर का मसला हो, लिवर डिजीज़ हो, वहाँ पे आपने मेटफॉर्मिन कॉशियसली देनी है, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस समटाइम्स एज वेल। सो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो लाजमी बात है किसी भी ड्रग के साथ आप नोट करते हैं। अब सपोज़ आपने किसी पेशेंट को मेटफॉर्मिन पे डाल दिया है, 3 मंथ्स तक आपने मरीज़ को एसेस किया, आप मैक्सिमम डोज पे भी पहुंच गए, पेशेंट टॉलरेट भी कर रहे हैं, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज जो है वो अचीव कर चुके हैं आप, लेकिन पेशेंट का HbA1c जो है अबव टारगेट है। HbA1c टारगेट इज़ 7%। सो सपोज़ आपने मेटफॉर्मिन दिया, मैक्सिमम डोज पे गए, टॉलरेटेड डोज पे, और HbA1c टारगेट से ऊपर है। अब आपने सोचना है कि मैंने दूसरा ड्रग इनिशिएट करना है। अब दूसरे ड्रग के लिए आपने जो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो आपने देखने। अगर किसी पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, या किसी पेशेंट को CKD है जिसमें पेशेंट को प्रोटीनूरिया भी हो रहा है, रिमेंबर प्रोटीनूरिक CKD, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। सो इन तीनों में से कोई एक फैक्टर भी अगर पॉजिटिव है, पेशेंट को डॉक्यूमेंटेड एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, या हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, या प्रोटीनूरिक CKD है, आपने 2 ड्रग्स का ऑप्शन लेना है, दैट इज़ ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एगोनिस्ट, दैट इज़ GLP-1 एगोनिस्ट, या सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स। ये दोनों नए ग्रुप्स हैं जो प्रीवियसली ट्रेडिशनल ग्रुप्स थे उनसे ये थोड़ा सा हट के हैं। सो किसी पेशेंट में अगर किसी पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ है जो प्री डोमिनेट कर रहा है पिक्चर को, तो आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो GLP-1 एगोनिस्ट है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को प्रोटीनूरिक CKD है, या उसी पेशेंट को हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, तो आपका ड्रग ऑफ चॉइस जो है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर है। अब एक और विंग है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि उस पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी नहीं है, प्रोटीनूरिक CKD भी नहीं है, और हार्ट फेलियर भी नहीं है। इन केसेस में आपके पास ऑप्शंस ओपन है। आप सल्फोनाइल यूरिया का ऑप्शन ले सकते हैं, आप DPP-4 इनहिबिटर्स का ऑप्शन ले सकते हैं, आप थायोजोलिडीन डायोन्स का ऑप्शन ले सकते हैं, दैट इज़ पायोग्लिटाजोन ग्रुप, आप रिपाग्लिनाइड जो ग्लिनाइड ग्रुप है उनका ऑप्शन ले सकते हैं, आप सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, आप GLP-1 एगोनिस्ट, या अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, इन सारे ग्रुप्स में कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कॉस्ट ऑफ दैट ड्रग, एफिकेसी, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल, अगेन जो हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए। सपोज़ किसी पेशेंट को कंसर्न है कार्डियोवैस्कुलर इम्पैक्ट का, किसी ड्रग का, कि यार उस पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट मिले या वेट बेनिफिट मिले किसी पेशेंट को, तो आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस आ जाता है GLP-1 एगोनिस्ट और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। अगर किसी पेशेंट को वेट गेन का कंसर्न है तो अगेन यही 2 ऑप्शंस आपके पास प्राइमरीली टॉप पे आएंगे। अगर किसी पेशेंट को कंसर्न है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम से कम हो, मतलब ओल्ड एज है, कोमोर्बिडिटीज़ के साथ हैं और प्रीवियसली हाइपोग्लाइसीमियाज हो चुके हैं, उन पेशेंट्स में आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो आ जाएगा दैट इज़ DPP-4 इनहिबिटर्स, रेपाग्लिनाइड या थायोजोलिडीन डायोन्स, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, GLP-1 एगोनिस्ट भी इन केसेस में आप दे सकते हैं।
कॉस्ट आपका कंसर्न है तो लाजमी बात है जो चीपर ड्रग होगा आप उनको प्रेफर करेंगे, तो सल्फोनाइलूरिया ड्रग जो है एज सेकंड लाइन आ जाएगा आपके पास। अगर किसी पेशेंट को इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी कंसर्न है, सो सल्फोनाइलूरिया ड्रग्स, थायोजोलिडीन डायोन्स जिनका HbA1c इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, 1 to 2% है, बहुत अच्छा है, तो आप ये ऑप्शंस ले सकते हैं। सो एडिशन ऑफ सेकंड एजेंट इन दोज केसेस जहाँ पे आपके पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं है या प्रोटीनूरिक CKD नहीं है, हार्ट फेलियर नहीं है, सो ऑप्शंस आपके पास ओपन आ जाते हैं। सो आपने सेकंड एजेंट इन बुनियादी पैरामीटर्स को सामने रख के आपने ऐड करना है। अब बात आ जाती है कि आपने 3 मंथ्स सेकंड एजेंट ऐड करके भी देख लिया, लेकिन HbA1c पेशेंट का विद इन टारगेट रेंज नहीं आ रहा। अब आपने तीसरा ड्रग लेना है और तीसरा ड्रग प्रेफरेबली शुड बी इंसुलिन या GLP-1 एगोनिस्ट। रिमेंबर इन सम सेटिंग्स GLP-1 एगोनिस्ट इज़ प्रेफर्ड ओवर इंसुलिन, लेकिन ज़रूरी नहीं है बिकॉज कॉस्टली ड्रग है और वीकली डोज है, सो ज़रूरी नहीं है ये चीज़। लेकिन तीसरा ड्रग शुड आइडियली बी इंसुलिन। लेकिन अगर कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर रहा या इंसुलिन फोबिया जैसे हमारे पॉपुलेशन में, तो आप तीसरा ड्रग भी ऐड कर सकते हैं इन्हीं बुनियादी पैरामीटर्स की बेस पे डिसाइड करके। अब बात आ जाती है कि आपने मोनोथेरापी से स्टार्ट लेना है, डुअल से स्टार्ट लेना है या इंसुलिन से स्टार्ट लेना है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर आपका HbA1c 9% से नीचे है, आप पेशेंट को मेटफॉर्मिन मोनोथेरापी पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसलाइन HbA1c 9 से ऊपर है, आपके पास ऑप्शंस ओपन है। इंसुलिन शुड प्रेफरेबली बी गिवन, लेकिन बाज़ अवकात डुअल ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट को अलॉन्ग विद डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लेकिन अगर आपके पेशेंट का बेसलाइन HbA1c मोर देन 10% है, फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर परसिस्टेंटली आ रहा है, या रैंडम ब्लड शुगर आपके पेशेंट को 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है, और पेशेंट को कैटाबॉलिक सिम्टम्स हो रहा है, मीन्स पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, वेट लॉस, कीटोनूरिया हो रहा है, इन केसेस में आपने स्ट्रेट अवे पेशेंट को इंसुलिन पे स्टार्ट कर लेना है टू प्रिवेंट द ग्लूकोटॉक्सिसिटी एसोसिएटेड विद सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया। सो इन केसेस में आपने ओरल ड्रग्स का रिस्क नहीं लेना। अगर सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया है, कैटाबॉलिक सिम्टम्स है, आपने इंसुलिन का ऑप्शन प्रेफरेबली लेना है। इंसुलिन पेशेंट लगाने के लिए रेडी नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकता, सेकंड लाइन आपके पास फिर इन केसेस में सल्फोनाइलूरिया या GLP-1 एगोनिस्ट आ जाता है। अब बात आ जाती है कुछ नए ग्रुप्स की, एंटी डायबिटिक्स की, जिनके बारे में लोगों के कंसर्न है या इंफॉर्मेशन बहुत कम है। वो 2-3 ग्रुप्स हैं, उसमें सबसे टॉप पे आ जाता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है, प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटिव ट्यूब्यूल्स है जहाँ से 90% ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो उसको इनहिबिट कर रहा है। ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से इनमें, डापाग्लिफ्लोजिन, इम्पाग्लिफ्लोजिन, लेटेस्ट जो अभी इन्होंने लॉन्च किया दैट इज़ अर्तुग्लिफ्लोजिन। सो ये 2-3 ऑप्शंस है आपके पास। किसी ज़माने में केनाग्लिफ्लोजिन भी यूज़ होता था, लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ लोअर लिम्ब एम्पुटेशन उनको आजकल विड्रॉ किया गया है, और FDA के कंसर्न्स है उसके हवाले से। सो करंटली जो अवेलेबल ड्रग्स हैं उनमें से डापा और इम्पा आपके पास अवेलेबल है। डेपाग्लिफ्लोजिन 5 mg और 10 mg में आपके पास अवेलेबल है। 5 mg से स्टार्ट लेना है और 10 mg उसकी मैक्सिमम डोज है। इम्पाग्लिफ्लोजिन अगेन 10 और 25 mg में अवेलेबल है, और कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट के हवाले से इम्पाग्लिफ्लोजिन को कुछ एज हासिल है और डेपाग्लिफ्लोजिन के ऊपर। सो अगर आपसे कोई कंसर्न है कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट के हवाले से, या किसी पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ चल रही है, सो इम्पा इज़ बेटर देन डापा इन दो सर्कमस्टांसेस। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जैसा कि नाम से जाहिर है कि ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है, सो लाजमी बात है ग्लूकोज एक्सक्रीशन बढ़ेगी यूरिन में, और ग्लूकोज एक्सक्रीशन बढ़ेगी तो
पेशेंट को जेनेटोयूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। बॉडी मास जो बोन मिनरल डेंसिटी है उनको भी ये ड्रग कम करते हैं। सो लो BMD वाले केसेस में, जिन पेशेंट्स को फ्रैक्चर्स हुए हैं प्रीवियसली, उनमें आपने इस ड्रग को प्रीफरेबली अवॉइड करना है। वॉल्यूम लॉस का रिस्क ज़्यादा है क्योंकि ग्लूकोज एक्सक्रीशन हो रही है, उसके साथ वाटर की भी एक्सक्रीशन होगी। सो पेशेंट को आपने समर वाले जो मंथ्स हैं उसमें आपने सजेस्ट करना है कि उन्होंने हाइड्रेशन एडिक्वेट रखनी है, पानी ज़्यादा पीना है इस ड्रग के साथ, वरना किडनी इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। DKA का रिस्क बढ़ सकता है। सो उन पेशेंट्स में जहाँ पे DKA पहले पे किसी पेशेंट को हो चुका है, आपने प्रेफरेबली इस ड्रग को अवॉइड करना है। किसी पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूटीआईज हो रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं माजी में, उनमें भी आपने प्रेफरेबली इस ड्रग को आपने अवॉइड करना है। सेकंड जो ग्रुप है दैट इज़ GLP-1 एगोनिस्ट। कॉस्टली ड्रग्स हैं, वीकली डोज है। किसी ज़माने में लीराग्लूटाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, वो डेली डोज होती थी, लेकिन अब वीकली डूलाग्लूटाइड और हमारे पास जो सीमाग्लूटाइड अवेलेबल है दैट इज़ वीकली डोजेस। कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट के साथ साथ वेट बेनिफिट भी है, ग्लाइसीमिक एफिकेसी भी कोई बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन कॉस्टली ड्रग है। और GI साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पेशेंट को 1-2 हफ्तों के, जब आप ड्रग स्टार्ट करते हैं 1-2 हफ्ते में उसको नाज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया के साथ सीवियर सिम्टम्स होते हैं। सो आपने प्रोमोटिलिटी एजेंट्स साथ में ऐड करने। पेनक्रियाटाइटिस का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है GLP-1 एगोनिस्ट के साथ, क्योंकि प्राइमरी मैकेनिज़्म जो है वो पेनक्रियास को इन्वॉल्व कर रहा है। सो उन पेशेंट्स में जहाँ किसी पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस हो चुका है, आपने ये ग्रुप नहीं देना। रोडेंट्स मॉडल्स में कुछ स्टडीज़ हुई थी इस ड्रग के ऊपर। सो वहाँ पे इन्होंने देखा था कि जो मेडुलरी सी है थायराइड का, उसका रिस्क बढ़ जाता है GLP-1 एगोनिस्ट के साथ। सो किसी पेशेंट की फैमिली में अगर मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2A या टाइप 2B हुआ है, या उस पेशेंट को मेन टाइप 2A या टाइप 2B हुआ है, आपने उन पेशेंट्स में नहीं देना। या उन केसेस में जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है थायराइड कैंसर की, तो आपने इन सिचुएशंस में ये ड्रग आपने नहीं देना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है दैट इज़ रिपाग्लिनाइड। ग्लिनाइड ग्रुप जो है बेसिकली मैकेनिज़्म सेम ही है, सल्फोनाइल रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है और इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा रहा है, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग है एज़ कम्पेयर टू सल्फोनाइल यूरियाज। सो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम है यहाँ पे, और रीनल सेफ्टी अच्छी है रिपाग्लिनाइड की। कॉमनली यूज्ड नहीं होता आजकल, नो नॉम के नाम से अवेलेबल है, लेकिन इफ़ेक्टिव ड्रग है। और स्पेशली उन केसेस में जहाँ आपके पेशेंट को पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, वहाँ पे ये भी बहुत एफिकेशियस ड्रग है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस थी एंटी डायबिटिक्स के हवाले से। इंडिविजुअल ग्रुप्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून इंशाल्लाह।